हेलो स्टूडेंट्स, टीम समर हिल की ओर से मैं निरंजन कुमार आप सभी का वेलकम करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को बहुत समय से इंतज़ार था कि सर कब हमारे लिए भी क्लासेस शुरू करेंगे। आप क्लास 9 से लेकर के 12 तक के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे मेन स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं और टीम समर हिल जिनके लिए पिछले 5 वर्षों से काम करती रही है, तो वे सारे स्टूडेंट्स हमसे लगातार संपर्क कर रहे हैं और शिकायतें भी आ रही हैं कि सर आपने जो ऑनलाइन क्लास शुरू की तो उसमें सीटेट का शुरू किया है केवल। तो चूँकि अभी लॉकडाउन की अवधि चल रही है और इस अवधि में बहुत तरह की रेस्ट्रिक्शंस हैं, बहुत तरह की समस्याएं हैं, संसाधन की भी समस्याएं हैं। तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अभी हमारी टीम के काफ़ी मेंबर जो हैं वो हमसे जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो मैं अपनी ओर से तब तक पूरी कोशिश करता हूं कि आप लोगों को भी निराश ना किया जाए और आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ जुड़ते चलें। तो इसके लिए आज से इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस मैं स्टार्ट कर रहा हूं। वो स्पेशली क्लास 8, 9, 10 इंटरमीडिएट तक के स्टूडेंट्स के लिए हैं और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यह जो ग्रामर की क्लासेस होंगे वो काफ़ी यूज़फुल होंगे। तो दोस्तों, चलिए समय बर्बाद ना करते हुए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का जो हमारा क्लास होगा वो टेंस पर आधारित होगा। टेंस ग्रामर की एक महत्वपूर्ण कड़ी है और यदि बच्चे टेंस में पारंगत हो जाते हैं, टेंस में एक्सपर्ट हो जाते हैं, तो ऐसा समझा जाता है कि आधी अंग्रेजी उन्होंने सीख ली है। जी हाँ, क्योंकि टेंस जो है वो बेस है, फाउंडेशन है। अंग्रेजी ग्रामर का जो फाउंडेशन होता है वो टेंस के ऊपर ही टिका होता है। तो टेंस के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आपने बचपन में पढ़ा होगा, नाउन, प्रोनाउन, पार्ट्स ऑफ स्पीच के जितने भी भेद होते हैं उन सारी चीज़ों को आपने पढ़ा होगा। जेंडर, केस, पर्सन, वर्ब्स, इन सारी चीज़ों को आप लोगों ने पढ़ रखा है। तो अब इसके ऊपर जो हमारा जो मेन फाउंडेशन बनेगा वो टेंस के द्वारा बनेगा। और यदि हम टेंस में एक्सपर्ट हो जाते हैं, टेंस के ऊपर हमारी पकड़ हो जाती है, तो ये निश्चित है कि आपकी अंग्रेजी काफ़ी अच्छी हो जाएगी और आप बहुत हद तक ग्रामर के पैटर्न को समझना शुरू कर दोगे। ग्रामर के पैटर्न को समझने के लिए टेंस पे पकड़ होना काफ़ी ज़रूरी है। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और आज का जो हमारा क्लास होगा वो होगा प्रेजेंट टेंस के ऊपर। लेकिन टेंस को जानने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को जान लेना काफ़ी ज़रूरी होगा हमारे लिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज के क्लास की ओर। और एक बात मैं आप लोगों को कह देना चाहता हूं कि आप लोग अभी क्लास देख रहे हो तो आप लोग अपना नोटबुक और पेन तैयार रखो, रेडी रखो, क्योंकि मैं काफ़ी समय बर्बाद नहीं करता हूं और जैसे ही मैं क्लास में आता हूं तो शुरू हो जाता हूं। ये मेरी कमजोरी कहिए या कुछ और, खैर। तो चलिए आज हम लोग टेंस पढ़ते हैं और टेंस पढ़ने से पहले जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो इम्पोर्टेंट बिंदु हैं, उसके बारे में चर्चा करूंगा। तो सबसे पहला जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है केस एंड पर्सन। केस एंड पर्सन को समझना बेहद ज़रूरी है। टेंस समझने जा रहे हैं तो आपको सब्जेक्ट, देखिए टेंस क्या होता है, तो टेंस जो है मेनली जो है वो वर्ब्स के फॉर्म्स के अध्ययन है। उसमें आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का जो पैटर्न होता है, इसी पैटर्न को आपको पूरा फॉलो करना है। तो आपको निश्चित रूप से ये समझ में आना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या होते हैं, वर्ब क्या होते हैं और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। तो आज का जो हमारा क्लास होने वाला है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है और इसमें आपको पूरी तरह से ये समझ में आ जाएगा कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। तो चलिए देखते हैं केस एंड पर्सन। तो आप लोगों को पता ही होगा कि पर्सन जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ये जो 3 प्रकार के पर्सन हैं दरअसल यही सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। जितने भी सब्जेक्ट होंगे वो इन्हीं 3 कैटेगरी से होंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। आई, वी ये फर्स्ट पर्सन के हो गए, यू सेकेंड पर्सन का हो गया, ही, सी, इट, दे या फिर कोई नाम, ये थर्ड पर्सन के अंतर्गत आएंगे। इनके अलावा
जो है वो पर्सन में आप लोगों को कुछ और देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि जेरंड को, इन्फिनेटिव वर्ब को सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग कर दिया जाता है, तो वो अलग चीज़ है। उसके बारे में भी हम लोग जब आगे के क्लास में डिफ़िकल्ट लेवल पर जाएंगे तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अभी हम लोग बेस अपना तैयार कर रहे हैं, तो जो बेसिक चीज़ें हैं उसे जानेंगे ताकि हमारा क्लास काफ़ी डिफ़िकल्ट ना हो जाए, इजी रहे, ताकि आप सबको अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ समझने की बात यह है कि आई और वी ये फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट हैं, यू सेकेंड पर्सन का सब्जेक्ट है, और ही से इट दे या फिर कोई नाम ये थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट्स हैं। ये तो आप लोगों को ये समझ में आ गया कि जितने भी पर्सन होते हैं फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये मुख्य रूप से सब्जेक्ट के ही रूप हैं। सब्जेक्ट इन्हीं में से कोई एक होता है, इन्हीं में से कोई एक सब्जेक्ट होता है, और इसे हम लोग कहते हैं नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस। क्या कहते हैं? नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस। तो अब इसके बाद देखेंगे पॉजेसिव केस जो होते हैं वो अधिकारवाचक कारक होते हैं, और ये दो प्रकार का होता है, एक एडजेक्टिव होता है और दूसरा प्रोनाउन होता है। पॉजेसिव एडजेक्टिव में देखेंगे कि आई का रूप बदल करके माई हो जाता है, और वी का आवर हो जाता है, यू का योर, ही का हिज, सी का हर, इट का इट्स, दे का देयर हो जाता है। और फिर वहीं देखेंगे कि पॉजेसिव प्रोनाउन में आई का रूप बदल करके माइन हो जाता है, वी का आवर्स हो जाता है, यू का योर्स हो जाता है, ही का हिज, सी का हर्स, इट का रूप प्रोनाउन में नहीं होता है, दे का देयर्स हो जाता है। और जब ऑब्जेक्टिव केस में आते हैं तो ये देखिए, ये जो नॉमिनेटिव केस हैं ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, और ये जो ऑब्जेक्टिव केस हैं ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। और ऑब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं? तो देखिए, आई का रूप बदल करके मी हो जाएगा, वी का रूप बदल करके एस हो जाएगा, यू का यू ही रहेगा, ही का हिम हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा, इट का इट ही रहेगा, दे का देम हो जाएगा, और कोई नाम रहेगा तो नाम के बदले हम नाम ही देंगे या ही दे सकते हैं। तो एक तरफ ये जो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ये पर्सन थे, 3 पर्सन हो गए। तीनों में जो अलग अलग सब्जेक्ट के रूप हैं ये सारे मिलाकर के सब्जेक्ट्स हो गए, और ये जो ऑब्जेक्टिव केस हमारा हुआ ये सारे ऑब्जेक्ट हो गए। अब यहाँ देखिए, नाम का मतलब हो गया नाउन, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट में कोई भी नाउन रह सकता है। अब जैसे सपोज दैट हम कोई वाक्य लिखते हैं कि राम विद्यालय जाता है, राम विद्यालय जाता है, तो इस वाक्य में यहाँ देखेंगे कि हमारा जो पहला शब्द है राम, तो राम क्या है? राम एक नाम है, नेम है, और नेम जो है वो नाउन होता है। और यहाँ देखेंगे थर्ड पर्सन में आता है, तो थर्ड पर्सन का है ये, तो ये सब्जेक्ट हो गया। अब विद्यालय जो शब्द है, विद्यालय, इसे हम लोग स्कूल कहते हैं, और स्कूल क्या है? ये भी नाम है, ये भी एक नाउन है, और ये भी आपका एक नाउन है, नेम है, और ये हमारा क्या होगा? ये जो है ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा? ऑब्जेक्ट। और जाता है, जाता है यानी कि जाना, ये क्या है? ये वर्ब है। और अगला जो हमारा टॉपिक होगा ये वर्ब के ऊपर ही होगा। तो वर्ब, अब यहाँ जो हमारा अंग्रेजी का पैटर्न होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का होगा। हिंदी का पैटर्न यहाँ समझिए कि हिंदी का जो पैटर्न होता है ना, वो आपका सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का होता है। तो जब हम लोग अंग्रेजी से हिंदी में और हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे वाक्यों को, तो हमें इसी चीज़ का ध्यान रखना होगा कि हिंदी के जो पैटर्न होते हैं वो आपको सब्जेक्ट प्लस ये क्या है? विद्यालय, ऑब्जेक्ट, और ये जाता है वर्ब। तो सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब ये हिंदी का रूप है, और अंग्रेजी के रूप में आते हैं तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हो जाता है। और ट्रांसलेट करते समय हमें इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो इसी चीज़ को हमें बारीकी से समझना है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को केस और पर्सन समझ में आ गया होगा। और केस और पर्सन जो है ये ग्रामर के, खास करके टेंस
सीखने के जो महत्वपूर्ण कड़ी हैं उनमें से सबसे प्रमुख हैं। इसके बाद आते हैं वर्ब्स की बात करते हैं। इसके बाद आपको वर्ब्स का नॉलेज होना चाहिए। वर्ब्स के कितने रूप होते हैं? तो वर्ब्स के कुल मिलाकर के 5 रूप होते हैं। V1, V2, V3, V4, V5 इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं। V1 जो होता है हमारा, ये प्रेजेंट होता है और प्रेजेंट का प्लूरल रूप होता है ये। इस बात को ध्यान में रखेंगे, प्रेजेंट का प्लूरल रूप V1 कहलाता है। और V2 जो होता है ना, वो पास्ट होता है। V3 होता है वो पास्ट पार्टिसिपल होता है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब V3 होता है। और V4 जो होता है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल इसको कहेंगे। और V5 जो होगा ये फिर से प्रेजेंट होगा लेकिन ये सिंगुलर होगा। अब जैसे इसको एक उदाहरण के तौर पर लेंगे, गो। गो एक वर्ब है जाना। अब जो गो है ये प्रेजेंट फॉर्म में प्लूरल है। गो जो है वो प्लूरल है यानी कि बहुवचन है, ठीक है। इसे हम एक वचन कर्ता के साथ नहीं लगाएंगे, इसे हमेशा बहुवचन कर्ता के साथ लगाया जाता है। और ये देखिए पास्ट में इसका फॉर्म बदल करके हो जाएगा वेंट, और पास्ट पार्टिसिपल में गोन, प्रेजेंट पार्टिसिपल में गोइंग, और प्रेजेंट सिंगुलर के रूप में इसका गोज हो जाएगा। तो गोज हो जाता है तो ये सिंगुलर होता है, ये सिंगुलर वर्ब ऑफ द फॉर्म है, ठीक है। अभी आप इसको एक चीज़ और समझिए कि गोइंग जो है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ साथ एक और नाम से जाना जाता है। क्या बता सकते हैं? उसका नाम है जेरंड। जी हाँ, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, जेरंड के नाम से। और जेरंड का उपयोग कभी कभी एज ए सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के रूप में हो जाता है, ठीक है। जैसे हम लोग कहते हैं कि सुबह में टहलना, वॉकिंग इन द मॉर्निंग, अच्छा व्यायाम होता है, इज ए गुड एक्सरसाइज। तो वहाँ पे हम जेरंड का उपयोग सब्जेक्ट के रूप में कर रहे होते हैं, लेकिन वो उसका जो लेवल है ना वो थोड़ा सा कठिन है, तो उसके बाद में हम लोग चर्चा कर लेंगे। अभी हम लोग इजी लेवल से शुरुआत कर रहे हैं ताकि आप लोगों को बिल्कुल कठिन ना लगे, टेंस समझना बिल्कुल आसान लगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि केस क्या होते हैं, प्रश्न क्या होते हैं और वर्ब्स का क्या इम्पोर्टेंस होता है, वर्ब के क्या कितने रूप होते हैं, इन सारी चीज़ों को आपने समझ लिया होगा। तो अब हम लोग टेंस के आगे के पॉइंट के ऊपर चर्चा करते हैं। तो ये जानते हैं टाइप्स ऑफ टेंस, अर्थात टेंस के कितने प्रकार होते हैं। तो दोस्तों आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पता भी होगा कि टेंस के 3 प्रकार होते हैं। टेंस के 3 प्रकार होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और इन 3 प्रकार के 4 सब टाइप्स होते हैं। और ये सब टाइप्स हैं सिंपल, इंडेफिनिट। सिंपल या इंडेफिनिट दोनों एक ही नाम होता है, आप इसे किसी के साथ लगा दीजिएगा तो वो उसका टेंस हो जाएगा। जैसे प्रेजेंट सिंपल टेंस, या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या पास्ट इंडेफिनिट टेंस, या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इम्परफेक्ट या प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूअस, इसके 3 नाम हैं। और तीसरा परफेक्ट है और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो इस प्रकार से तीनों टेंस के 4 सब टाइप्स हैं। तो अब हम लोग सबसे पहले प्रेजेंट टेंस के बारे में जान लेते हैं कि प्रेजेंट टेंस क्या है। तो प्रेजेंट टेंस के बारे में हम लोग जानेंगे, प्रेजेंट टेंस के 4 भेदों के ऊपर चर्चा करेंगे और 4 भेदों के क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, उन्हें कैसे ट्रांसलेट करना है हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, और साथ ही साथ ग्रामेटिकल रूल्स के अनुसार इनके ऊपर कौन कौन सी समस्याएं पूछी जाती हैं, अर्थात कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो प्रेजेंट टेंस जो होता है वो प्रेजेंट टेंस का तात्पर्य है वर्तमान समय में घटित होने वाली घटनाओं और क्रियाओं से, जो अभी वर्तमान समय में हमारे चारों ओर घटित हो रही हैं, वो घटनाएं प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आती हैं। और प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में बांटा गया है। उसमें से जो सबसे पहला टेंस है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसे सिंपल प्रेजेंट भी कहा जाता है।
तो चलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस को जान लेते हैं हम लोग पूरी तरह से। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हमारा जो है, इसको हम कैसे पहचानेंगे? सबसे पहले इसका जो पॉइंट है आइडेंटिफाई करने का, पहचान करने का तरीका, कि हम पहचानेंगे कैसे किसी वाक्य को कि वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तो पहचानने का इसका एक सिंपल तरीका हिंदी के दृष्टिकोण से मैं आपको बताता हूँ कि जिस वाक्य के अंत में क्रिया के साथ ता है जुड़ा रहे, ती है, ते हैं या ता हूँ आदि जुड़ा रहे, तो वो वाक्य जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के समझे जाते हैं। जैसे वह पढ़ता है, वह पढ़ती है, वे लोग पढ़ते हैं, मैं पढ़ता हूँ। तो इन वाक्यों के अंत में ता है आ रहा है, ता है या ती है या ते हैं या ता हूँ, ये सब अगर आते हैं वाक्य के अंत में हिंदी में, तो वह वाक्य जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य समझा जाता है। ठीक है। अब अगर अंग्रेजी के सेंटेंस को हम पहचानने की कोशिश करेंगे, तो अंग्रेजी के सेंटेंस को कैसे हम पहचानेंगे कि वह प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य ही है? तो इसके लिए हमें उसके रूल्स को समझना होगा, और उसका जो रूल का पैटर्न है वो है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट का। अब अगर इस फॉर्म के अनुसार, इस फॉर्मेट के अनुसार कोई सेंटेंस हमारे सामने आता है तो वह प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत होगा। ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को पहचानने का तरीका हम लोगों को समझ में आ गया कि कैसे पहचानेंगे। अब हम इसके ट्रांसलेशन की ओर जाते हैं। ट्रांसलेशन की ओर जाने के लिए हमें इसके सेंटेंस पैटर्न को समझना पड़ेगा, क्योंकि सेंटेंस का पैटर्न एक जैसा नहीं होता है। सेंटेंस के पैटर्न को ट्रांसलेशन में सुविधा की दृष्टि के अनुसार से 6 भागों में बांटा गया है। ये 6 भाग कौन कौन से हैं इसके ऊपर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें जो पहला भाग है हमारा वो है अफर्मेटिव सेंटेंस का। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। जो वाक्य सिंपल हो, जैसे वह पढ़ता है, वह विद्यालय जाता है, मैं खेलता हूँ इत्यादि, तो इन वाक्यों को अफर्मेटिव सेंटेंस कहा जाता है। दूसरा है नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब तो आप लोग समझ गए होंगे कि जिसमें नकारात्मक वाक्य हो। जो वाक्य नकारात्मक हो, जिसमें नहीं लगा हो, वो नेगेटिव के अंतर्गत आते हैं। जैसे वे नहीं पढ़ते हैं, मैं नहीं खेलता हूँ इत्यादि। तीसरा जो आता है वो है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव जो है यह किस प्रकार का इंट्रोगेटिव होता है इसे समझ लें। इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। एक वैसे सवाल होते हैं जिनका उत्तर आप हाँ या ना में दे सकते हो। जैसे अगर पूछा जाए क्या आप पढ़ते हो, तो यदि आप पढ़ते हो तो आप कहोगे कि हाँ, और नहीं पढ़ते हो तो आप कहोगे कि नहीं। अगर इस प्रश्न को इस प्रकार से पूछा जाए कि आप क्यों पढ़ते हो, आप क्यों पढ़ते हो, तब वहाँ आपको हाँ या नहीं में जवाब देते नहीं बनेगा। वहाँ आपको उसके पीछे का कारण बताना पड़ेगा। और ऐसी स्थिति में ऐसे प्रश्नवाचक वाक्यों को हम लोग WH क्वेश्चन के अंतर्गत रखेंगे। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस तीसरा पैटर्न हुआ। चौथा पैटर्न जो होगा हमारा वो होगा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का, और इन दोनों को यस नो क्वेश्चन के अंतर्गत रखा जाता है। यस नो क्वेश्चंस के अंतर्गत रखा जाता है। यस नो क्वेश्चन का मतलब हुआ कि हाँ या नहीं में जवाब देने वाले प्रश्न, जैसे मैंने अभी उदाहरण में बताया। पांचवा जो हमारा टाइप होगा वो होगा WH क्वेश्चंस। अब ये WH क्वेश्चंस भी एक प्रकार के इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही होते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य ही होते हैं, लेकिन इसमें अंतर ये होता है कि इसमें आपको जवाब जो होगा वो हाँ या नहीं में नहीं देना होगा, बल्कि इसके पीछे का कारण बताना होगा। जैसे कि मैंने अभी तुरंत चर्चा की कि क्या आप पढ़ते हो, तो इसका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हो। लेकिन अगर पूछा जाए कि आप क्यों पढ़ते हो, तो उसके पीछे एक आपका रीज़न आपको बताना पड़ेगा। इसमें से छठा जो होगा वो है WH प्लस नेगेटिव का, तो इसमें नेगेटिव आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो 6 सेंटेंस पैटर्न है, इन 6 सेंटेंस पैटर्न का अपना अपना एक फॉर्मूला, अपना अपना एक रूल है, और उन सारे रूल्स को अगर हम लोग जान लेते हैं तो निश्चित रूप से हमारा जो टेंस का ये जो पहला जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस,
ये बिल्कुल हमारे लिए आसान सा हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग आज के अफर्मेटिव सेंटेंस के फॉर्मूले की ओर। और जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है वो मुख्य रूप से ये है, सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। यही अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है। तो आपको नोट्स बनाते चलना है फटाफट। और पहले नंबर पर अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए ये फॉर्मूला को आपको नोट करना है। यदि वाक्य में अन्य चीज़ें भी हों ऑब्जेक्ट के अलावा, तो इसके लिए आप कॉम्प्लीमेंट लास्ट में जोड़ दें। लास्ट में कॉम्प्लीमेंट आएगा। यदि वाक्य में ऑब्जेक्ट के अलावा कॉम्प्लीमेंट भी है तो आपको कॉम्प्लीमेंट को लास्ट में देना है। अब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है आप लोगों को मैं ये क्लियर कर दूं। तो एक वाक्य मैं लेता हूं, जैसे मैंने यहाँ लिखा कि वह पढ़ता है। अब इसी वाक्य में हम जोड़ देंगे कि वह किताब पढ़ता है। अब यहाँ देखेंगे कि सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया और वर्ब हो गया, ये तीन चीज़ें आ गई। अब मैं लिख दूँ कि वह साइकिल से बाजार जाता है। अब यहाँ देखेंगे कि वह साइकिल से बाजार जाता है। इस वाक्य में वह क्या है, तो सब्जेक्ट। साइकिल से ये क्या है, क्योंकि वह जाता है, कहाँ जाता है। आपके प्रश्न का जवाब जिसमें होगा वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, बाजार जाता है, ये वर्ब हो गया। तो साइकिल से ये क्या हुआ, और ये हुआ कॉम्प्लीमेंट, और ये जाएगा वाक्य के सबसे लास्ट में। जैसे अगर हम इसका ट्रांसलेशन करते हैं तो वह का ही, यहाँ पे जाना वर्ब है। अब यहाँ देखेंगे कि गो और गोज, मैंने दो चीज़ों की चर्चा की थी अभी वर्ब के रूप में कि V1 और V5। V1 जो होता है वो प्लुरल होता है और V5 होता है वो सिंगुलर होता है। तो यहाँ देखिए कि ही जो है वह, यह थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है। मैंने आपको केस और पर्सन का चार्ट अभी बताया था, उसमें थर्ड पर्सन में ही है। तो ही जो है वो सिंगुलर वर्ब है। तो सिंगुलर वर्ब के साथ आप किसे रखिएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट को या सिंगुलर वर्ब को या सिंगुलर प्लुरल वर्ब को। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के तहत सिंगुलर के साथ सिंगुलर को रखना है और प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब को रखना है। तो हमारा यहाँ जो सब्जेक्ट है ही, यह क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो इसके लिए हम लोगों को सिंगुलर वर्ब रखेंगे, गो नहीं लगाना है, ही गोज। अब यहाँ देखिए कहाँ जाता है, तो टू मार्केट। और साइकिल से, तो बाई बाइसिकल। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि जब हमारा ट्रांसलेशन हुआ तो इसमें जो कॉम्प्लीमेंट आएगा वो वाक्य के सबसे लास्ट में जाएगा। ठीक है, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है। और इसमें आप लोगों को एक नोट पॉइंट लिख लेना है कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ, थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, ही, सी, इट या कोई एक नाम। ये चार, अगर इन चारों में से कोई अगर एक होगा तो आपको V5 का प्रयोग करना है। ठीक है, अर्थात सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। और दूसरा नोट पॉइंट लिखना है कि जो प्लुरल सब्जेक्ट्स होंगे और प्लुरल सब्जेक्ट्स के साथ साथ दो और सब्जेक्ट्स आई और यू, इनके साथ भी प्लुरल वर्ब का ही प्रयोग होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग इस रूल को इस प्रकार से स्पष्ट रूप से लिख सकते हैं कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ V5 का प्रयोग करेंगे और शेष सभी सब्जेक्ट्स के साथ V1 का प्रयोग करेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को अफर्मेटिव सेंटेंस का ये रूल समझ में आ गया होगा। बाकी के रूल्स की चर्चा भी हम लोग करेंगे, लेकिन अगले क्लास में करेंगे, क्योंकि ये क्लास हमारा काफ़ी लंबा जा रहा है और ज़्यादा लंबा क्लास अच्छा नहीं होता है। आप लोगों का कंसंट्रेशन भटक रहा होगा कि सर लगातार इतना पढ़ा रहे हैं। तो छोटे छोटे क्लासेस को लेकर के मैं आऊँगा
और आपके पूरे कन्फ्यूज़न को, पूरे सिलेबस को मैं कंप्लीट करूँगा, ये मेरा आपसे वादा है। और अभी इसके ऊपर आप लोगों को कुछ होमवर्क मैं दे रहा हूँ, होमवर्क बना करके आपको लोगों को रखना है। तो होमवर्क आ रहा है, उसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा और फिर उस होमवर्क को आप लोग बना करके रखिएगा। मैं उस होमवर्क का जो चेकआउट होगा, उसके एक एक पॉइंट को, एक एक जो भी टास्क मैं दूंगा उसे मैं फिर बना करके बताऊंगा आप लोगों को। उससे आप लोगों को मिलान कर लेना है, ताकि आप लोगों का कोई भी कॉन्सेप्ट छूटे नहीं। ऐसा नहीं लगे कि ऑफलाइन क्लास की तरह ऑनलाइन क्लास में मज़ा नहीं आ रहा है। तो मेरी यह कोशिश रहेगी कि ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से भी मैं आप लोगों को उतना ही सपोर्ट कर सकूं जितना मैं ऑफलाइन क्लास में आप लोगों के साथ सपोर्ट करता था। और बहुत सारी चीज़ों पर बातें करनी है, लेकिन अभी आप लोगों का होमवर्क जो आ रहा है उसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो आपके होमवर्क के लिए मैंने यहाँ कुछ आप लोगों के लिए प्रॉब्लम्स दिए हैं, इनका सॉल्यूशन आपको करके रखना है। आप इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप लोगों को इसे अपने नोटबुक में उतार लेना है और उतारने के बाद आप लोगों को इसका सॉल्यूशन देना है। और फिर मैं इसका सॉल्यूशन जब आप लोगों को बताऊंगा तो उससे मिलान करके आप लोगों को चेक कर लेना है कि आपने जो बनाया है वो सही है या गलत है। तो इसमें पहला जो है वो ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, यानी कि अंग्रेजी में अनुवाद करना है। दूसरा ट्रांसलेट इनटू हिंदी है, यानी कि हिंदी में अनुवाद करना है। और फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि खाली स्थान में जो वर्ब दिए गए हैं कोष्ठक में उसके सही रूप को भरना है आपको। ठीक है, तो आप लोगों को इतना ये होमवर्क दिया जा रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोग, जितने भी आप स्टूडेंट्स देख रहे हो हमारे इस वीडियो को, तो आप सभी लोग ज़रूर से ज़रूर अपने नोटबुक पर इसको उतार करके अभी तुरंत आप बनाना शुरू कर दोगे। ठीक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग ऐसा करोगे और इसके सॉल्यूशन के साथ मैं अगले दिन आऊँगा, जो आप लोगों को चेकआउट कर लेना है कि आपकी समझ कितनी विकसित हुई है। तो चलिए आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।